तो देखिए, लॉन्ग हेज का क्या मतलब है? हेज से समझ रहे हैं अपन? हेज, अपनी पोजीशन को हेज करना, रिस्क को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, हेज। लॉन्ग हेज मीन्स हम कैश मार्केट में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए फ्यूचर में लॉन्ग जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल है कि वी एक्सपेक्ट टू रिसीव सम फंड इन फ्यूचर एंड वांट टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन सिक्योरिटी मार्केट। देखिए, ये जो एग्जांपल दिए ना, इसी से रिलेटेड केस स्टडीज या छोटी सी स्टोरी आती है और उसका एमसीक्यू बनता है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि मुझे 1-2 महीने बाद फंड मिलेगा और वो मैं सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, लेकिन मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी कंपनी में करना है। ठीक है, स्पेसिफिक कंपनी। ठीक है, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट है कि मार्केट टू राइज इन नियर फ्यूचर। ठीक है, और बियर अ रिस्क ऑफ एक्वायरिंग द सिक्योरिटी एट हायर प्राइस। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, वी कैन हेज बाई गोइंग लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर टुडे। ठीक है, मैं फ्यूचर में लॉन्ग चला जा रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में 1-2 महीने में बड़ी तेजी आएगी और मुझे पैसे भी 2 महीने बाद मिलने वाले, 1 to 2 मंथ। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को हेज कर ले रहा हूं। मैं इंडेक्स को बाय लॉन्ग कर रहा हूं, इसका मतलब है कि इंडेक्स को मैं बाय कर रहा हूं, इंडेक्स फ्यूचर को। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे ऑन रिसिप्ट ऑफ मनी, वी मे इन्वेस्ट इन कैश मार्केट। ठीक है, मुझे जब पैसे मिल जाएंगे, जो मुझे 1 महीने बाद मिलना है, और मैं अपनी जो पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में उसको अनवाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो एनी लॉस ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी एट हायर प्राइस रिजल्टिंग फ्रॉम अपवर्ड मूवमेंट इन द मार्केट ओवर द दिस इंटरमीडिएट पीरियड, ठीक है, वो पार्शली या फुल्ली कंपनसेट हो जाएगा आवर पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, तो जब भी मुझे इन्वेस्ट करना है सुटेबल सिक्योरिटी एट रीजनेबल प्राइस, आपको तुरंत इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, लेकिन इससे जो केस स्टडी बनती है कि किसी के नाम से एक क्वेश्चन आ गया कि उनके खुद 1 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, और उन्हें लग रहा है कि मार्केट में बुलिश पोजीशन में है और आने वाले टाइम में और तेजी होगी, तो उन्हें लॉन्ग हेज करना चाहिए। शॉर्ट हेज क्या है कि मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले 1-2 महीने में या नेक्स्ट 1 मंथ में गिर सकता है, वीकनेस नजर आ रही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे आज सेल करूं। मुझे पैसे की जरूरत नेक्स्ट मंथ है, मैं उस पैसे से कुछ भी खरीदना चाहता हूं, घर, 4 व्हीलर, या कोई लोन का अमाउंट है उसको मैं देना चाहता हूं, लेकिन उसका ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ का है और मुझे ये भी डर है कि मार्केट गिर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इंडेक्स को शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट। ठीक है, तो जो भी लॉस होगा मुझे कैश मार्केट में, वो फुल हेज वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जिसमें फ्यूचर अवेलेबल नहीं होते, व्हेन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेलेबल, तो क्रॉस हेज किया जाता है। क्रॉस हेज का मतलब, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, क्रॉस हेज से क्वेश्चंस आते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट लुक फॉर असेट जो क्लोजली एसोसिएट है अंडरलाइन से। ठीक है, दिस में ट्रेड इन फ्यूचर ऑफ दिस रिलेटेड असेट टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ देयर एक्चुअल एसेट्स, दिस इज कॉल्ड क्रॉस हेज। ठीक है, क्रॉस हेज का मतलब है कि जैसे जेट फ्यूल है, एक एग्जांपल जो है यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेम वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जेट फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, लेकिन क्रूड ऑयल, हीटिंग ऑयल, गैसोलीन होता है जो कि क्लोज एसोसिएट है जेट फ्यूल से। तो मैं क्या करूंगा, क्रूड ऑयल का के फ्यूचर प्रोडक्ट को यूज करूंगा फॉर हेजिंग पर्पस। ठीक है, तो ये क्रॉस हेज होता है।
उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो उसे क्रॉस हेज कहा जाता है। हेज का कॉन्ट्रैक्ट मंथ क्या होता है? जिस मंथ मुझे पैसे की जरूरत है, जैसे नेक्स्ट मंथ है, आज सितंबर है, अक्टूबर में पैसे की जरूरत है, तो मैं अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट या लॉन्ग करूंगा, ठीक है, इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करूंगा। मान लीजिए मुझे नवंबर में पैसे मिलने वाले हैं या नवंबर में ड्यू होगा, तो मैं नवंबर मंथ का यूज करूंगा, ठीक है, ना कि इस मंथ को, ठीक है। तो हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ क्या है? जिस मंथ मुझे अपने पैसे, उस पैसे की जरूरत होगी या मुझे पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो मैं अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर पाऊंगा, दैट्स कॉल्ड हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ, ठीक है। ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट, ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडर। ट्रेडर कौन होते हैं? जो रिस्क टेकर होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, एंड दे टेक पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन अंडरलाइंग कैश मार्केट। ट्रेडर कौन होते हैं? जिनके पास कैश में नहीं है, उनके पास डीमैट अकाउंट में वो शेयर नहीं है, वो नेकेड पोजीशन लिए हैं, इसका मतलब है कि फुल्ली लॉस होगा उनको। वो हेज नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, तो या तो वो नेकेड लेते हैं या तो स्प्रेड लेते हैं, ठीक है। नेकेड लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि ही एक्सपेक्ट द मार्केट टू राइज। प्रॉफिट क्या होगा? जब लॉन्ग पोजीशन में हायर प्राइस पे क्लोज होगा मार्केट, तब मुझे प्रॉफिट होगा। सिमिलरली मैं टेक करूंगा शॉर्ट पोजीशन, तो ही एक्सपेक्ट फॉल एंड बुक का प्रॉफिट बाय रिवर्सिंग हिज पोजीशन एट लोअर प्राइस इन द फ्यूचर, ठीक है। जैसे एज अ ट्रेडर मुझे लग रहा है कि 61,000 में सेंसेक्स चल रहा है और 1 मंथ में वो 61,000 से ऊपर की क्लोजिंग देगा, ठीक है, 1%, 2%, 3%, जो भी सेटल होगा उससे ऊपर में, तो मैं क्या करूंगा? सेंसेक्स के फ्यूचर को बाय कर लूंगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि वहां से मार्केट नीचे जा सकता है, तो मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा, लेकिन मेरे पास कैश में या डीमैट अकाउंट में उसके शेयर्स नहीं है या सेंसेक्स में मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। एज अ ट्रेडर मुझे बस डायरेक्शन में चलना है, अपसाइड दिख रहा है तो अपसाइड के डायरेक्शन में, डाउन साइड दिख रहा है तो डाउन साइड, ठीक है। सेम स्प्रेड में क्या होता है? टू अपोजिट साइड, जैसा मैंने पहले भी बताया था, स्प्रेड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आई हमेशा आते हैं, ऑलवेज। कल मैंने करेंसी डेरिवेटिव का एग्जाम दिया था, वहां पे भी क्वेश्चंस आए थे स्प्रेड से। स्प्रेड होता है वन लॉन्ग वन शॉर्ट, कोई भी मंथ हो सकता है, सितंबर में लॉन्ग, अक्टूबर में शॉर्ट, या सितंबर में शॉर्ट, अक्टूबर में लॉन्ग, अपोजिट पोजीशन होती है, टू अपोजिट पोजीशन, लेकिन आइदर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विथ सेम मैच्योरिटी और ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, और टू कॉन्ट्रैक्ट विथ डिफरेंट मैच्योरिटी ऑन सेम प्रोडक्ट। तो जो से फर्स्ट है, टू कॉन्ट्रैक्ट विथ सेम मैच्योरिटी ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं इंटर कमोडिटी और इंटर प्रोडक्ट स्प्रेड, ठीक है। इस और जो सेकंड है, टू कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट मैच्योरिटी ऑन सेम प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड या टाइम स्प्रेड या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, ठीक है। तो एक्सचेंज नीड टू प्रोवाइड रिक्वायर इनपुट ऑफ ट्रेडिंग टू रिकॉग्नाइज एनी काइंड ऑफ स्प्रेड, ठीक है। तो इक्विटी डेरिवेटिव में केवल कैलेंडर स्प्रेड अवेलेबल है। इंटर कमोडिटी स्प्रेड अवेलेबल है कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, सोयाबीन, सोयाबीन मील या सोयाबीन ऑयल, जो भी फ्यूचर में अवेलेबल है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू नियर मंथ और फार मंथ, जैसे ए, एक ये एग्जांपल समझिएगा, आपको कैलेंडर समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए ने 3 कॉन्ट्रैक्ट लिए 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इन 2 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एंड 3 लॉन्ग इन 3 मंथ, मीन्स नियर फार, नेक्स्ट और फार मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ है 3, तो 2 कैलेंडर स्प्रेड बन रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉन्ग है
और यहाँ यहाँ पे 3 शॉर्ट है, तो लॉन्ग, 2 लॉन्ग के साथ 2 शॉर्ट को एडजस्ट कर दिए तो 2 कैलेंडर स्प्रेड बन रहे हैं। ठीक है। और 1 मंथ और 3 मंथ को मिला के कितने बन रहे हैं? 3 शॉर्ट और यहाँ पे 3 लॉन्ग, तो 3। ठीक है। 1 कैलेंडर स्प्रेड बन रहा है फर्स्ट एंड थर्ड मंथ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, या शॉर्ट में, और 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में। तो यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 3 लॉन्ग, तो यहाँ पे 3 बन रहे हैं। ठीक है। और हिज पोजीशन इन रिमेनिंग 2 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ट्रीटेड एज नेकेड। ठीक है। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, उसे मिला के बनते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो यहां पे लिखा है 2 कैलेंडर स्प्रेड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ एंड 1 कैलेंडर स्प्रेड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मंथ। ठीक है। क्योंकि यहां पे आपने देखो, यहां पे 3 शॉर्ट है फर्स्ट मंथ में, सेकेंड में 2 लॉन्ग है, तो यहाँ के 2 शॉर्ट इस 2 लॉन्ग से एडजस्ट हो गए। जो रिमेनिंग 1 शॉर्ट बचा है वो लास्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट यानी 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट से एडजस्ट हो गया। तो 2 कैलेंडर स्प्रेड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 1 कैलेंडर स्प्रेड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना, उसे नेकेड बोलते हैं। ये समझ जाइएगा, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल इसी टाइप के पूछते हैं। क्या पूछेगा कि कितने कैलेंडर स्प्रेड बने। ठीक है। 2 मंथ के, या इस टाइप का एक एग्जांपल दिया रहेगा और पूछेगा कितने कैलेंडर बने, कितने नेकेड बने। ठीक है। अब कैलेंडर स्प्रेड नेकेड कब बन जाता है? हेलो। मेरे को आवाज नहीं आ रही है सर, चले गए। आ गए वापस। नहीं आ रही भाई, हमें भी नहीं आ रही भाई। लाइव क्लास का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज यही है कि थोड़े देर के लिए कभी कभार लाइट दिमाग ये नेटवर्क चला जाता है। ये समझ में आ गया सर आपको? ऑल क्लियर? देखिए, ये अगर आपने समझ लिया तो ट्रस्ट में आपको 3 से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ये केवल इतना, ये बॉक्स को समझने में इतने में ही क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, एमसीक्यू इसी से बनते हैं। और आप लोग एमसीक्यू को पढ़ो, देखना अच्छे से, प्रैक्टिस करना, लेकिन उस पर ट्रस्ट मत करना। सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते आजकल। एनी क्वेश्चन सर इसमें कुछ अगर समझ ना आया हो? यस, नो क्वेश्चंस? ये इसमें आपको सब समझ में आ गया? कैलेंडर स्प्रेड में आपको समझ में आ गया सब? ठीक है, ये अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएगा बॉस। ठीक है। आर्बिट्राज जो अपन ने कल पढ़ा था, सेम चीज फिर रिपीट है। आर्बिट्राज का क्या मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली एक एक बार बाय और सेल एक साथ करना है ऑफ असेट और रेप्लिकेटिंग असेट इन द मार्केट इन अ अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम डिस्क्रिपेंसी इन प्राइस, यानी मिस प्राइसिंग के लिए साइमल्टेनियसली परचेस एंड सेल। आर्बिट्राज इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑफ वन और सेवरल इंस्ट्रूमेंट असेट इन वन और डिफरेंट मार्केट। ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, सेम मार्केट में भी हो सकता है, डिफरेंट मार्केट में भी हो सकता है।
देखिए एक और चीज है इफिशिएंट मार्केट, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। इफिशिएंट मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी केवल ब्रीफ पीरियड के लिए एग्जिस्ट होती है या तो नहीं होती है, ठीक है। द मोमेंट आर्बिट्राजर स्पॉट ऑन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दे इनिशिएट आर्बिट्राज रेट, ठीक है। और कब तक करते हैं, जब तक वो गैप है ना प्राइस का, मिस प्राइसिंग का, वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। Arbitrage occupy prominent position in future world as a mechanism that keep the price of future contract aligned properly with the price of underlying assets। क्योंकि आर्बिट्राज में कोई रिस्क नहीं है, मिस प्राइसिंग है, मिस प्राइसिंग है। आप अगर मुझे पता चल जाए कि एक मार्केट में एक एप्पल है, एप्पल 100 में सेल हो रहा है, ठीक है, दूसरे मार्केट में 120, मुझे कुछ नहीं करना है, बस उठाओ यहां से और सेल कर दो दूसरे मार्केट, बाय और सेल। एक मार्केट में 100, दूसरे में 120, 20 रुपीज का प्रॉफिट। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्टिविटी सच दैट इट में रिजल्ट इन लॉस एज वेल, लॉस भी होता है क्योंकि वेल इन्फॉर्म नहीं हो, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्रेडर, आपके पास पावरफुल कैलकुलेटिंग डेटा प्रोसेसिंग टूल, ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये हमेशा आता है आर्बिट्राज। लोगों को आर्बिट्राज वर्ड भी समझ में नहीं आते, पता है बहुत से, तो इसको अच्छे से समझिएगा। फिर आर्बिट्राज इन फ्यूचर मार्केट 3 टाइप्स के होते हैं। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज रिफर टू लॉन्ग पोजीशन इन कैश। कैश एंड कैरी में लॉन्ग होंगे कैश में और शॉर्ट होंगे फ्यूचर में। रिवर्स कैश एंड कैरी में लॉन्ग होना है फ्यूचर में, शॉर्ट होना है कैश में। लॉन्ग मीन्स बाय करोगे फ्यूचर में, सेल करोगे कैश में, रिवर्स कैश एंड कैरी। इंटर एक्सचेंज में दिस आर्बिट्राज इंटेल टू पोजीशन ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट और एक्सचेंज, वो इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरी अपन देख चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ कैरी से अपन को फेयर प्राइस निकालना है, फ्यूचर एंड स्पॉट का फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना है, तो स्पॉट प्लस कैश एंड कैरी। तो कॉस्ट ऑफ कैरी इज डिफाइंड इन परसेंटेज टर्म। परसेंटेज टर्म में ऐसे निकालते हैं अपन, F इक्वल टू एस 1 + R का पावर T यहां से, या फिर ये एक फॉर्मूला है F इक्वल टू SE का पावर RT, ठीक है। ये फॉर्मूला बस कभी कभार पूछता है, इससे न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछे जाते कि फेयर प्राइस निकालो, लेकिन अगर अपने को फॉर्मूला याद है और बाय डिफॉल्ट कभी पूछ भी लिया, कैलकुलेटर है बस कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला पूछता है कभी कभार, ठीक है। अगर वही सेम चीज है जो अपन ने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि अगर फ्यूचर प्राइस इज हायर देन फेयर और थियोरेटिकल प्राइस, फ्यूचर प्राइस फेयर प्राइस से हाई है, तो देयर वुड एग्जिस्ट अ प्रॉफिटेबल रिस्क फ्री कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। और फ्यूचर प्राइस इज लोअर देन फेयर फ्यूचर प्राइस, तो देयर कुड बी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर रिवर्स कैश एंड कैरी, ठीक है। बहुत इजी है। चैप्टर 5 में इसके बहुत से एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे किस चीज को इग्नोर किया जाता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज, मार्जिन डिपॉजिट, ये सबको अपन इग्नोर करते हैं, लेकिन इसके भी कॉस्ट जुड़ते हैं, ठीक है। इंटर मार्केट आर्बिट्राज में क्या है, सेम बहुत सिंपल है। एक स्टॉक है अगस्त फ्यूचर का, अगर यहाँ पे अगस्त लिखा है तो अगस्त ही पढ़ते हैं। स्टॉक का नाम है जेट, ट्रेड हो रहा है 101 में NSE में और 100 में BSE में। तो ट्रेडर क्या करेगा, बाय करेगा BSE में, सेल कर देगा NSE में, तो एक 1 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा ओवर अ पीरियड, जब तक दोनों एक्सचेंज में डिफरेंस जो प्राइस का है वो इक्वल नहीं हो जाता या खत्म नहीं हो जाता। दिस वुड बी प्रॉफिटेबल टू अ आर्बिट्राज, क्योंकि 1 रुपीज का केवल प्रॉफिट होना है, ठीक है। 1 रुपीज के प्रॉफिट के लिए कौन इतना जंप करता है, लेकिन मार्केट में बहुत से प्लेयर हैं, ठीक है, जो इंटर मार्केट आर्बिट्राज भी करते हैं।
लेकिन इफिशिएंट, फिर मैं एक ही चीज दोहरा रहा हूँ, इफिशिएंट मार्केट में ऐसा नहीं है कि ये आपको दिखते ही रहेगा हमेशा, कब आया कब गया अपने को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अपना फ्यूचर मार्केट का जो चैप्टर 3 है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, फ्यूचर मार्केट अपने को क्या प्रोवाइड करता है, क्विक एंड लेस एक्सपेंसिव मोड टू अल्टर देयर पोर्टफोलियो कंपोजिशन टू अराइव एट डिजायर लेवल ऑफ रिस्क एज दिस कुड यूज टू आइदर एड रिस्क टू द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और रिड्यूस रिस्क ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए एफएनओ का यूज होता है एंड पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग टूल के लिए। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे अपन, रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्यों काम आता है, हेजिंग पर्पस के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन एंड फ्यूचर का यूज होता है। भले ही आज अपन ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग ले रहे हैं, लेकिन बेसिक तो यही है ना। एफएनओ बना ही इसलिए था कि अपन रिस्क को मैनेज कर सके, अपनी पोजीशन को हेज कर सके, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एफएनओ को उसी तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर अगर आप हाइड कर लो तो यहाँ पे बताओ कि मैंने सोल्ड किया XYZ स्टॉक 278 पर और लॉट साइज है 1200, वापस से मैंने परचेज किया 265 पर, तो मैंने सेल किया है, तो जितना नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो 278 सोल्ड किया है, 265 आया, मीन्स 13 रुपीज पर 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 स्टॉक मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 1200। तो आंसर ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसा सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरी ये सब हटा दो, लॉट साइज को प्लस माइनस कर लो, 50 दिया है तो हो सकता है 100 का आ जाए। तो यहां पे क्या लिख रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि टेक अ शॉर्ट पोजीशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट इन जून XYZ फ्यूचर। ठीक है, मैंने XYZ कंपनी का जून फ्यूचर को शॉर्ट किया जिसका लॉट साइज है 50, प्राइस चल रहा है 3400। ठीक है, वेन यू क्लोज द पोजिशन आफ्टर फ्यू डेज, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का। ठीक है, तो किस प्राइस पे, विच ऑफ द, क्या क्लोजिंग प्राइस क्या रहा होगा, तो 50 का लॉट है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे, तो डिफरेंस कितना है, 200 रुपीज का। तो वापस से मैंने स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन 3400 में शॉर्ट करके 3200 में वापस मैंने उसे बाय कर लिया, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर अट्रैक्ट लोअर मार्जिन, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट लेग होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के। कैलेंडर स्प्रेड मीन 1 मंथ बाय नेक्स्ट मंथ सेल, या 1 मंथ सेल नेक्स्ट मंथ बाय। मार्जिन फ्यूचर में कौन पे करता है, बायर एंड सेलर दोनों पेड करते हैं। ठीक है, क्लियर। व्हेन द नियर लेग ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड ऑन इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायर, यानी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट जो पोजीशन, जो फर्दर लेग वो होता है, वो रेगुलर ओपन पोजीशन बन जाता है। ठीक है, मींस नेकेड पोजीशन बन जाती है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, एनी डाउट यहां तक, कोई ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो।